हेलो दोस्त हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। तो आज हम इतिहास के बारे में पढ़ाने वाले हैं, भारतीय इतिहास के बारे में। और ये है क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत में वर्ष 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व की स्थापना की। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? तो हुनसांगी एक पूरा पाषाण स्थल है। प्राचीन काल में कामकार शब्द का संबंध था, तो यह भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से था। लोह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों एवं हथियारों से मुख्य रूप से की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। तो कांसे के स्थान पर सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे, तो कांस्य बनाने के लिए मरकूगोथल का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था, तो छोटे पत्थरों के औजार के रूप में। मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ है भाषा में मुर्दों का टीला, तो यह सिंधी भाषा में है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो खरोष्टी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। किस स्थान से हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो दैमाबाद से प्राप्त हुई थी, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को पाशुड़ी कहा जाता था। उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? तो उपनिषदों का केंद्रीय विषय दर्शन एवं ज्ञान था। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। चार वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह है? तो अथर्ववेद में है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान, धर्म, सामाजिक निष्ठा, रोग निवारण, बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र आदि का वर्णन है। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो यह महाप्रजापति गौतमी थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता महामाया की इनके जन्म के 7वें दिन ही मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। बुद्ध रचित शौरानंद सरिपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन हैं? तो अश्वघोष हैं। महाबोधि मंदिर परिसर के जीवन काल में सीधा संबंध है? तो भगवान बुद्ध से संबंध है। किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म अनुसार अपने प्राण त्यागे थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन मतानुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन आचार्य भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला कर्नाटक में उपनिवास करके अपने प्राण त्यागे थे, और जैन धर्म में इस प्रक्रिया को संलेखना या संथारा कहा गया है। कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में किससे दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है? तो द्वितीय मुख्य शिलालेख में। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसे काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीवाणन द्वारा कराया था? तो रुद्रदमन। दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो गुप्त वंश के शासक ने करवाया था। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? तो विक्रमशिला की। प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया था? तो रावी। पूरा पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उच्चतम पुरापाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का प्रतिशत कवर करती है? तो 99।
इतिहास में भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति को 3 कालों में विभक्त किया गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। हड़प्पा वासियों को तांबा सभ्यता वर्तमान समय के से प्राप्त होता था तो राजस्थान से। लोह युग का सबसे आम उपकरण था जिसे उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने और एक हथियार के रूप में किया जाता था तो यह था कुल्हाड़ी। निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? तो गंगा नदी का नाम एक बार आया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का नाम एक बार तथा यमुना नदी का नाम 3 बार आया है। ऋग्वेद काल की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु मानी गई है। वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है। यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है तो सामवेद। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री उल्लेखित है। गायत्री मंत्र उल्लेखित है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। अथर्ववेद में जादू, टोना, तंत्र मंत्र संबंधी जानकारी उल्लेखित है। यजुर्वेद में कर्मकांडीय वेद है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। सबसे नवीन वेद अथर्ववेद है। गद्य पद्य में लिखित वेद यजुर्वेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद का वेदत्री भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो मेहरगढ़ स्थित नहीं है। मेहरगढ़ की वर्तमान स्थिति बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। नवपाषाणकालीन स्थल हल्लूर कर्नाटक में, चिराल सारण बिहार में तथा महागढ़ा उत्तर प्रदेश में स्थित है। वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद जिसका रचना लगभग 3500 वर्ष पहले हुई थी। ऋग्वेद में के अंतर्गत 10 मंडल, 1018 सूक्त तथा लगभग 10,580 रचनाएं हैं। ऋग्वेद पढ़ने वाला ऋषि होत्र कहलाता है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। शहर कच्छ के रथ में खादिर वेद जिसे वेद भी कहा जाता है पर स्थित था जहाँ ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी तो धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी? तो मोहनजोदड़ो के। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान स्थिति में स्थित है? तो गुजरात में। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के संप्रदाय से था तो सांख्य। प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। ऋग्वेद सूत्रों का संग्रह तो 1028 सूत्र हैं। निम्नलिखित में से किसे नाट्यशास्त्र का रचयिता माना जाता है? तो भरत मुनि को। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र सबसे प्राचीन ग्रंथ है जो अपने विचारों के साथ साथ व्यापक विषयगत समग्रता से परिपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है? प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाकाव्य है और इसमें 18 पर्वों में 1,00,000 छंद हैं तो महाभारत। ऋग्वेद के मंत्रों के समूह कहलाते हैं तो सूत्र कहलाते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों के समूह सूक्त कहलाते हैं। ऋग्वेद के अंतर्गत 1028 सूत्र हैं। प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को जाता है? तो चाणक्य को जाता है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की और अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने। महाविक्रम एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखा गया था? तो कालिदास के द्वारा लिखा गया था। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखा है और नोट अश्वघोष बुद्धचरित के लेखक हैं। कल्हड़ राजत तरंगिणी के लेखक हैं। कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखे हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने की थी। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। वही में वराहमिहिर की रचना पंच सिद्धांतिका खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है तो 5 सिद्धांतों से संबंधित है। वही मेहर की अन्य रचनाएं लघु जातक, वही संहिता, वृह जातक। सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था जिसने पाटलिपुत्र की नींव रखी? तो उदयन। राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा। बाद में राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था तो पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन वाणिज्य महाजनपद की राजधानी थी? तो यह वैशाली थी।
निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? तो कामरूप। वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और तीर्थकार थे? तो 24वां में। गौतम बुद्ध ने बौद्ध के लिए अपना रास्ता खोज का फैसला किया और बिहार के बोध गया में के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया? तो पीपल के पेड़ के नीचे। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए गया बिहार नामक स्थल पर निरंजन नदी के तट पर पीपल बोध वृक्ष के नीचे समाधि लगाई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को भाषा में दी थी? तो पाली भाषा में दी थी। जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन है? तो किसानों के लिए। बुद्ध शाक की गण नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित थे और एक क्षत्रिय थे। भगवान महावीर ने वर्ष की आयु में कर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वह एक वन में रहने लगे 30 वर्ष की आयु में। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? तो यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था इसलिए। निम्नलिखित में से किसने वर्त जी पर प्रस्तावित हमले के लिए सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की? तो वयस्कार ने। जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन दिनों के लिए किया जाता है? तो 10 दिनों के लिए किया जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और अपने सोने एवं कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था? तो दक्षिण भारत महत्वपूर्ण था। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान समय में स्थित नहीं है? तो कंधार नहीं है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो वेदरथ था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? तो बिंदुसार दूसरा शासक था। मौर्य साम्राज्य के शासनकाल की अवधि 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की अवधि 322 से 298 ईसा पूर्व। और अशोक के थंब में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन था? तो शामिल नहीं था, कुछ भी शामिल नहीं था। मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान हेतु जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की उसको अशोक ने अभिलेख में थंब कहा गया है। अशोक की थंब नीति का मूल सिद्धांत स्वनियंत्रण था। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? तो अशोक था। साम्राज्य की राजधानी 322 से 331 ईसा पूर्व के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी? तो मौर्य साम्राज्य की। नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद और पाल वंश का गोपाल, मुगल का बाबर। अशोक के अधिकांश शिलालेख भाषा में थे और लिपि में लिखे गए हैं? तो प्राकृत वाही भाषा में। तो इतने आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।